ध्रुव राठी एक ऐसा नाम जिसके बारे में राय बटी हुई है। कुछ लोग उन्हें एक तर्कवादी आवाज मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वो एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे एक हालिया इंटरव्यू के जरिए कि इन लेबल्स के पीछे का सच आखिर है क्या और उनके अपने विचार क्या हैं। तो सवाल यही है, आखिर असली ध्रुव राठी है कौन? क्योंकि देखिए, उन्हें इतने अलग अलग नामों से बुलाया जाता है जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते, बल्कि एक दूसरे के एकदम उलट हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये लेबल। सबसे पहले उनके जो आलोचक हैं, वो अक्सर उन पर राजनीतिक तरफदारी का आरोप लगाते हुए उन्हें कांग्रेस भक्त का लेबल देते हैं। फिर एक और लेबल है जो बहुत इस्तेमाल होता है और काफी भड़काऊ भी है, जर्मन शेफर्ड। ये सीधा सीधा उनके जर्मनी में रहने पर एक तंज है। इसके साथ ही उनके कंटेंट को देखकर उन पर लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी विचारधारा का होने का टैग भी लगाया जाता है। लेकिन इन सारे लेबल्स के ठीक उलट वो खुद को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक रेशनलिस्ट हैं, यानी एक तर्कवादी। और बस यही जो विरोधाभास है ना, यही हमें मजबूर करता है कि हम उनके विचारों को थोड़ा और गहराई से समझें। तो चलिए सबसे पहले इसी जर्मन शेफर्ड वाले इल्जाम को ही पकड़ते हैं। देखते हैं कि अपने जर्मनी में रहने पर उनका खुद का क्या कहना है। ध्रुव राठी के मुताबिक बात यह है कि वो जर्मनी गए थे अपनी पढ़ाई के लिए, और ये उनके यूट्यूबर बनने से काफ़ी पहले की बात है। उनका मानना है कि असल में विदेश में रहने से उन्हें एक ज़रूरी दूरी मिलती है, एक बैलेंस नज़रिया मिलता है। मतलब भारत से दूर रहकर वो रोज़ के प्रेशर और जिसे वो हीरो वर्शिप कल्चर कहते हैं, उससे बच पाते हैं, और ये चीज़ उनके हिसाब से उन्हें ज़्यादा विनम्र और ज़मीन से जुड़ा रखती है। लेकिन वो सिर्फ अपना बचाव ही नहीं करते, वो पलटकर जवाब भी देते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत तीखी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई जर्मन शेफर्ड कहलाने का हकदार है तो वो आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी विचारधारा ही जर्मनी से प्रेरित है। अब ये एक बहुत ही तीखा और विवादास्पद बयान है जो सीधा उनके आलोचकों पर ही वार करता है। अब आते हैं प्रोपेगेंडा के मुद्दे पर। ध्रुव राठी का मानना है कि ये सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पॉप कल्चर और खास तौर पर फिल्मों के जरिए भी फैलाया जा रहा है। तो ध्रुव राठी के लिए आज की फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि वो उन्हें प्रोपेगेंडा का एक बहुत पावरफुल टूल मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उनके हिसाब से ये प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए फैलता कैसे है? वो कुछ खास तकनीकों की बात करते हैं। पहली चीज, फिल्मों में सीधे सीधे पॉलिटिकल स्लोगन्स का इस्तेमाल होना। दूसरी, पिछली सरकारों को विलन की तरह दिखाना, जैसे वो देशद्रोही या गद्दार थे। और तीसरी, जो उनके लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट है, वो है कि जो फिल्में विरोधी विचार रखती हैं उन्हें सेंसर कर दिया जाता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी असली दिक्कत सरकार समर्थक फिल्में बनने से नहीं है। उनकी जो मेन आपत्ति है वो इस बात पर है कि सेंसरशिप का इस्तेमाल एक तरफा हो रहा है। मतलब सिर्फ एक साइड की फिल्मों को तो रिलीज होने दिया जा रहा है, लेकिन जो आवाज़ें सरकार के खिलाफ हैं उन्हें दबाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई उनकी बाहरी आलोचनाओं की बात। अब थोड़ा उनके अंदर झांकते हैं और ये देखते हैं कि वो खुद अपनी फिलॉसफी, अपने मूल सिद्धांत क्या बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके काम और उनके नज़रिए के पीछे 3 कोर वैल्यूज़ हैं। पहली है रैशनलिज्म और साइंटिफिक टेम्पर, यानी तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच। दूसरी है लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी स्वतंत्रता और अपनी बात कहने की आज़ादी। और तीसरी है टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस, यानी सहिष्णुता और साथ मिलकर रहने की भावना। अब अगर उनके निजी विश्वास की बात करें तो वो खुद को एक नास्तिक बताते हैं, एथीस्ट। और इसी के साथ वो इंडियन पॉलिटिक्स की एक सच्चाई पर भी उंगली रखते हैं कि आज के भारत में कोई भी नेता अगर खुले तौर पर कह दे कि वो नास्तिक है तो उसका चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उनका नज़रिया यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नास्तिक होने के बावजूद वो मानते हैं कि धर्म हमारी संस्कृति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और इसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। वो ढोंगी बाबाओं और राजनेताओं द्वारा धर्म के गलत इस्तेमाल को धर्म की सांस्कृतिक अहमियत से अलग करके देखते हैं। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए उनका विजन क्या है, खासकर जब बात गवर्नेंस और लीडरशिप की आती है। वो एक मजबूत नेता की जो खोज है ना, उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। उनका तर्क यह है कि भाई एक अकेला इंसान देश नहीं चला सकता। और अभी क्या हुआ है कि पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गई है। इसकी जगह वो कहते हैं कि भारत को एक मजबूत टीम की ज़रूरत है। तो जब उनसे वो मशहूर सवाल पूछा गया, अगर मोदी नहीं तो कौन, तो इस पर उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ही सीधी,
तीखी और यकीनन विवादास्पद थी। उन्होंने कहा, मोदी से अच्छा एक गधा है, क्योंकि कुछ न करना इस तरह से देश को नष्ट करने से तो बेहतर ही है। अब ये बयान बिल्कुल साफ कर देता है कि उनके लिए मौजूदा सरकार सिर्फ इनएफेक्टिव नहीं है, बल्कि वो उसे देश के लिए हानिकारक मानते हैं। तो फिर उनके हिसाब से सरकार की टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? वो 3 क्षेत्रों की पहचान करते हैं। पहला, पर्यावरण यानी साफ हवा और पानी। दूसरा, शिक्षा, जिससे नई पीढ़ी की क्षमता को अनलॉक किया जा सके। और तीसरा, हेल्थ केयर, जिससे गरीबी कम हो और लोगों की जिंदगी बेहतर हो। और आखिर में चलिए उनके काम करने के तरीके पर एक नज़र डालते हैं। मतलब एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर उनका प्लेबुक क्या है, वो कैसे काम करते हैं और उनकी फंडिंग को लेकर जो सवाल उठते हैं उनका वो क्या जवाब देते हैं। तो ये सवाल कि उन्हें फंड कौन करता है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने इंटरव्यू में अपनी इनकम का पूरा ब्रेकडाउन दिया। उन्होंने बताया कि उनकी आय 3 बराबर हिस्सों में बटी हुई है। 1/3 एडसेंस से, 1/3 स्पॉन्सरशिप से और बाकी 1/3 उनके ऑनलाइन कोर्सेज से आती है। अच्छा, तो वो अपना कंटेंट चुनते कैसे हैं? उनकी फिलॉसफी बिल्कुल साफ है। वो उन मुद्दों पर फोकस करते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हिसाब से इग्नोर कर रहा है। वो कहते हैं कि वो जानबूझकर एक झूठा संतुलन बनाने की कोशिश नहीं करते, मतलब हर मुद्दे पर दोनों पक्षों को बराबर जगह नहीं देते, बल्कि उनकी प्राथमिकता उन कहानियों को कवर करना है जो कहीं और नहीं बताई जा रहीं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या इस डिजिटल युग में ध्रुव राठी जैसे जो ऑनलाइन कमेंटेटर हैं, वही नए राजनीतिक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ ध्रुव राठी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे बदलते हुए लोकतंत्र के बारे में भी है।